नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम पर शायद थोड़े कम चर्चित हिस्से पर बात करने वाले हैं, स्वराज पार्टी। नमस्कार। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ था आज़ादी की लड़ाई में। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असहयोग आंदोलन रुकने के बाद इस पार्टी की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसने क्या अलग करने की सोची और पूरी आज़ादी की लड़ाई में इसकी जगह कहाँ बनती है। बिल्कुल। और देखिए, स्वराज पार्टी का जन्म ही तब हुआ जब कांग्रेस के अंदर मतलब रणनीति को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। असहयोग आंदोलन अचानक रुका और नेताओं में मतभेद हो गया कि भाई अब आगे क्या करें, कैसे बढ़ें। ये देखना काफी दिलचस्प है कि उस वक्त की पॉलिटिक्स ने इसे कैसे शेप दिया। तो कहानी शुरू होती है 1922 से। वो चौरी चौरा वाली घटना हुई। हाँ। और गांधी जी को लगा कि शायद देश अभी तैयार नहीं है इतने बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पर यह फैसला कांग्रेस के बहुत से बड़े नेताओं को ठीक नहीं लगा। सही बात है। उन्हें लग रहा था कि आंदोलन सही चल रहा है, मोमेंटम बना हुआ है, इसे रोकना नहीं चाहिए था। तो यहीं से वो दो गुट वाली बात शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। यहीं से कांग्रेस के अंदर दो सोच, दो खेमे साफ दिखने लगे। एक तरफ थे नो चेंजर्स, अपरिवर्तनवादी। हाँ, अपरिवर्तनवादी, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। ये लोग कह रहे थे कि नहीं, गांधी जी का रास्ता ही ठीक है। काउंसिल्स का बॉयकॉट जारी रखो और अपना ध्यान गांव में रचनात्मक काम पर लगाओ। चरखा, खादी, शिक्षा, ये सब। अच्छा, और दूसरी तरफ कौन थे? उनकी क्या सोच थी? दूसरी तरफ थे प्रो चेंजर्स, बदलाव के समर्थक, परिवर्तनवादी। हाँ। इनमें बड़े नाम थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर। इनका तर्क थोड़ा अलग था। वो कह रहे थे कि भाई मैदान क्यों छोड़े, चुनाव लड़ो, काउंसिल्स के अंदर जाओ। अंदर जाके क्या करते? अंदर जाकर सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करो, उनके काम में अड़ंगा डालो, सदन के मंच का इस्तेमाल करो अपनी बात कहने के लिए। ये भी संघर्ष का एक मोर्चा हो सकता है, उनका ये मानना था। इंटरेस्टिंग। तो ये टकराव खुल के सामने कब आया? कहाँ ये तय हुआ? ये हुआ दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में। और मजे की बात ये कि सीआर दास खुद उस सेशन के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने काउंसिल्स में जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जो नो चेंजर्स थे उनका पलड़ा भारी रहा, प्रस्ताव गिर गया। ओहो। और बस इसी के बाद फिर स्वराज पार्टी बन गई। बिल्कुल। इस हार के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी, जो बाद में सिर्फ स्वराज पार्टी कहलाई। अच्छा, तो शुरुआत में नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। हाँ, सीआर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरीज में से एक थे। और कौन कौन जुड़े इनके साथ? एनसी केलकर थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई और नेता भी आ गए। वो सब जो कांग्रेस की उस वक्त की रणनीति से पूरी तरह सहमत नहीं थे। तो एक नई पॉलिटिकल फोर्स मैदान में आ गई थी। इनके लक्ष्य तो हमने सुने काफी ऊंचे थे। डोमिनियन स्टेटस, अपना संविधान, नौकरशाही पर नियंत्रण, स्वराज्य। हाँ, लक्ष्य बड़े थे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हासिल करने के लिए कौंसिल्स के अंदर जाकर वो करने क्या वाले थे? उनका एक्शन प्लान क्या था? देखिए, आखिरी मंजिल तो स्वराज ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर फौरी तौर पर हाँ, वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। अंग्रेजों के रहते हुए ही अपनी सरकार चलाने का अधिकार, जितनी जल्दी हो सके। वो चाहते थे भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक मिले। जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरशाही, उस पर जनता का कंट्रोल हो, प्रांतों को पूरी आजादी मिले। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें तो ये भी लिखा है कि वो मजदूरों और किसानों को संगठित करना चाहते थे, लोकल बॉडीज पर कब्जा करना चाहते थे। हाँ। और यहाँ तक कि एशिया के देशों का एक संघ बनाने की भी बात थी, व्यापार बढ़ाने के लिए। एजेंडा काफी फैला हुआ था। बिल्कुल, एजेंडा बहुत व्यापक था। लेकिन उनकी सबसे खास बात, सबसे यूनिक चीज थी उनका तरीका, उनका एक्शन प्लान। हाँ, वही परिषदों में जाके क्या करते। उनका साफ इरादा था अंदर से सुधारों को तोड़ना, डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कह सकते हैं। वो सरकार के काम में लगातार रुकावट डालना चाहते थे। रुकावट कैसे? क्या करते थे वो सदन में? रणनीति ये थी कि सरकार जो भी बिल लाए, जो भी बजट पेश करे, उसके जिन हिस्सों पर वोटिंग हो सकती है उन्हें वोटिंग के जरिए गिरा दो। उनका मानना था कि इससे इन काउंसिल्स का असली चेहरा सामने आएगा, कि ये सिर्फ दिखावा है, भारतीयों के भले के लिए नहीं है। अच्छा। वो हर सरकारी प्रस्ताव का विरोध करते, सरकार से तीखे चुपते हुए सवाल पूछते, एडजॉर्नमेंट मोशन यानी काम रोको प्रस्ताव लाते थे बार बार। हाँ, उनका वो मशहूर नारा ही था, एंड और मेंड, या तो खत्म करो या सुधारो।
बिल्कुल। ये तो एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ही गुरिल्ला युद्ध जैसा हो गया है। हाँ, कह सकते हैं। सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को ही ठप करने की कोशिश, उसे चैलेंज करना। तो उनकी पूरी रणनीति इसी पे टिकी थी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस का इस्तेमाल करके अंग्रेजी हुकूमत के लिए शासन चलाना मुश्किल बना दो। बिल्कुल सही। उनकी नीतियों को लागू होने से रोको, यही उनका प्लान था। तो क्या ये कामयाब हुआ? मतलब चुनावों में क्या रहा, जनता ने साथ दिया? अरे शुरुआत तो बहुत जबरदस्त हुई। नवंबर 1923 में चुनाव हुए और स्वराज पार्टी ने कमाल कर दिया। सच में? हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 141 में से 42 सीटें जीत ली। उस वक्त किसी एक पार्टी के लिए ये सबसे ज्यादा थी। अरे वाह। मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंसेस में तो उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। बंगाल और बॉम्बे में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। यूपी में भी उनकी अच्छी खासी सीटें थी। ये तो वाकई बड़ी जीत थी। इसका कांग्रेस के अंदर क्या असर हुआ होगा, और गांधी जी, उनका क्या रुख रहा? देखिए, इस जीत ने कांग्रेस के अंदर जो प्रो चेंजर्स थे यानी स्वराजवादी, उनका वजन बहुत बढ़ा दिया। हाँ, जाहिर है। और नो चेंजर्स के लिए ये एक तरह का झटका था। गांधी जी भी फरवरी 1924 में जब जेल से छूटे तो उन्होंने ये महसूस किया कि भाई कांग्रेस में फूट पड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने एकता की जरूरत को समझा। और फिर शायद वो बेलगाम अधिवेशन में कोई समझौता हुआ? हाँ, बिल्कुल। दिसंबर 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। खास बात ये थी कि इसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी कर रहे थे। अच्छा। वहां एक समझौता हुआ। ये तय हुआ कि ठीक है, स्वराजवादी कांग्रेस के ही एक अंग के तौर पर कांग्रेस के नाम पर ही काउंसिल्स में काम करेंगे। तो इससे कांग्रेस की एकता भी बनी रही? हाँ, और स्वराजवादियों को भी कांग्रेस के बड़े नाम और नेटवर्क का फायदा मिला। एक तरह से विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश थी। अच्छा, अब ये बताइए कि विधानसभा के अंदर उनका काम कैसा रहा? क्या वो सच में सरकार के काम में अड़ंगा डाल पाए जैसा वो चाहते थे? काफी असरदार रहे वो। शुरू में 1924-25 के दौरान उन्होंने कई बार सरकार के बजट प्रस्तावों को वोटिंग में हरवा दिया। अच्छा। इससे सरकार को अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करनी पड़ी, जिसे सर्टिफिकेशन पावर कहते थे। मतलब गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से खारिज बजट को भी पास कर सकता था। पर इससे स्वराजवादियों की मॉरल विक्ट्री तो हुई ही और सरकार की किरकिरी भी खूब हुई। ये दिखता था कि चुने हुए नुमाइंदे सरकार के साथ नहीं है। और वो विट्ठल भाई पटेल का स्पीकर बनना, वो भी तो एक बड़ी घटना थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1925 में विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, उनका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट यानी स्पीकर चुना जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी स्वराजवादियों के लिए। ये दिखाता था कि वो पार्लियामेंट्री रूल्स और तिकड़म में कितने माहिर हो गए थे। और स्पीकर बनकर उन्होंने कई बार सरकारी मनमानी पर रोक लगाई। और वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का खोखलापन उजागर करने वाली बात। हाँ, वो भी किया। सदन में उनके जोरदार भाषण होते थे। उनमें वो इन सुधारों की पोल खोलते थे। सेल्फ गवर्नमेंट और सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक आज़ादी की मांग उठाते थे। उनकी बहसों की खबरें पूरे देश में अखबारों में छपती थीं, पढ़ी जाती थीं। उन्होंने ये साबित किया कि काउंसिल का मंच सिर्फ जी हुजूर करने के लिए नहीं है, बल्कि विरोध दर्ज कराने और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जैक्टली। 1928 के पब्लिक सेफ्टी बिल को हराना भी उनकी एक बड़ी जीत मानी जाती है। निश्चित रूप से। वो बिल बहुत खतरनाक था। सरकार को यह अधिकार देता कि वो किसी भी नॉन इंडियन को, अगर उन्हें लगे कि वो स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक है, तो देश से निकाल सकती है। बाप रे। स्वराजवादियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और बिल पास नहीं होने दिया। और जब सरकार ने इसे ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश की तो स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने उस पर बहस की अनुमति ही नहीं दी। ये दिखाता है कि वो कितने प्रभावी हो गए थे। तो एक तरह से जब बड़ा जन आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन के बाद वाला दौर कुछ ठंडा पड़ा था, तब स्वराजवादियों ने विधानसभा के अंदर से लड़ाई को जिंदा रखा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। उन्होंने उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरा जब सड़कों पर बड़ा मूवमेंट नहीं था। तब असेंबली के अंदर डिबेट, विरोध, सवालों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत पर प्रेशर बनाए रखा और लोगों में राजनीतिक चेतना भी जगाए रखी। लेकिन फिर ये असरदार दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। पार्टी कमजोर पड़ने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या गड़बड़ हो गई? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। कई सारी चीजें एक साथ हुई। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा झटका लगा जून 1925 में। क्या हुआ था? सीआर दास का अचानक निधन हो गया। वो पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े रणनीतिकार और सबको साथ लेकर चलने वाली कड़ी भी वही थे। उनकी मौत से पार्टी एकदम से मतलब लीडरलेस जैसी हो गई, कमजोर पड़ गई। ये तो बड़ा झटका रहा होगा। और पार्टी के अंदर भी तो फूट पड़ गई थी। वो रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ये क्या कहानी थी? आइए दूसरा बड़ा कारण बना,
पार्टी अंदर से ही दो गुटों में बढ़ गई। एक थे रिस्पॉन्सिविस्ट यानी उत्तरदायी सहयोग वाले। इनमें कौन लोग थे? इनमें मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर जैसे नेता थे। इनका मानना था कि अगर सरकार थोड़ा सहयोग करे और खासकर हिंदू हितों की रक्षा हो तो हमें भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। ऑफिस यानी पद स्वीकार करने में भी हर्ज नहीं है। अच्छा, तो ये सहयोग के पक्ष में थे। हाँ, और दूसरा गुट था नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट का। इसके मेन लीडर मोतीलाल नेहरू थे। वो किसी भी तरह के सहयोग या पद स्वीकार करने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि नहीं, हमारी मूल नीति लगातार विरोध और अड़ंगा डालने की ही रहनी चाहिए। तो टकराव बढ़ गया। हाँ, ये मतभेद इतने बढ़ गए कि 1926 आते आते मोतीलाल नेहरू वाले गुट ने काउंसिल से वॉकआउट ही कर दिया। पार्टी फैक्चुअली टूट गई। सत्ता का मोह, ये भी एक वजह बताई जाती है। क्या ये सच है? कुछ हद तक तो है। देखिए, लगातार विरोध करना मुश्किल होता है। कुछ नेता काउंसिल्स की मेंबरशिप से जो फायदे और रुतबा मिलता है उसका मोह नहीं छोड़ पाए। जैसे मोतीलाल नेहरू खुद स्कीम कमेटी के मेंबर बन गए, जो आर्मी के भारतीकरण जैसे मुद्दे देख रही थी। ए रामास्वामी अयंगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चले गए। तो इससे उनकी वो अवरोध वाली इमेज थोड़ी धुंधली पड़ गई होगी। बिल्कुल। और उनकी जो रणनीति थी ना, उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। सरकार अक्सर उनकी आपत्तियों को अपनी स्पेशल पावर से दरकिनार कर देती थी, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी आने लगा था। और उस दौर में देश का माहौल भी तो बदल रहा था, खासकर हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। 1920 का दशक सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का दौर था। एक तरफ हिंदू महासभा जैसी संस्थाएं मजबूत हो रही थीं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का असर भी बढ़ रहा था। कांग्रेस से मुसलमानों का जुड़ाव कम हो रहा था। इसका असर स्वराज पार्टी पर भी पड़ा, खासकर बंगाल में। पार्टी किसानों के मुद्दे ठीक से नहीं उठा पाई, जिससे उसका मुस्लिम सपोर्ट बेस कमजोर हुआ। कई मुस्लिम सदस्य पार्टी छोड़कर चले गए। क्या समन्वय की भी कोई कमी थी? मतलब सदन के अंदर की लड़ाई और बाहर जनता के बीच तालमेल? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम थी। वो सदन के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे थे उसे बाहर जनता के बीच ठीक से पहुंचा नहीं पाए, मोबिलाइज नहीं कर पाए। ज्यादातर वो अपनी बात रखने के लिए अखबारों पर ही निर्भर थे। सदन की लड़ाई को जमीनी आंदोलन से जोड़ने में वो उतने कामयाब नहीं हो पाए जितनी शायद जरूरत थी। तो इन सब वजहों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1926 की जो चुनाव हुए उसमें स्वराज पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। केंद्र में सीट 42 से घटकर 40 रह गई, जो ज्यादा गिरावट नहीं लगती, लेकिन प्रांतों में तो हालत और भी बुरी हुई। पार्टी साफ तौर पर अंदरूनी झगड़ों और दिशाहीनता का शिकार हो गई थी। और फिर राष्ट्रीय राजनीति का फोकस भी शायद बदल गया। हाँ, बिल्कुल। 1927 में साइमन कमीशन आ गया और उसका पूरे देश ने जबरदस्त बायकॉट किया। एक नया जोश आया। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने खुद नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसमें भारत के भावी संविधान का एक ड्राफ्ट था। अच्छा। इन घटनाओं ने देश का ध्यान काउंसिल्स की अंदरूनी राजनीति से हटाकर पूर्ण स्वराज की मांग और एक नए बड़े आंदोलन की तैयारी की तरफ मोड़ दिया। कलकत्ता कांग्रेस 1928 ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 1 साल में नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी। तो इस बदलते माहौल में स्वराज पार्टी की जो रणनीति थी वो अप्रासंगिक हो गई, मतलब उसकी जरूरत नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। जब देश एक और बड़े जन आंदोलन की दहलीज पर खड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला था, तब काउंसिल्स में जाके विरोध करने का कार्यक्रम पुराना लगने लगा। उसकी धार कुंद हो गई और जो नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच की खाई थी वो भी लगभग खत्म हो गई। सब एक नए बड़े संघर्ष के लिए एकजुट हो रहे थे। और आखिरकार 1935 में स्वराज पार्टी औपचारिक रूप से फिर से कांग्रेस में मिल गई। हाँ, उसका विलय हो गया कांग्रेस में। तो कुल मिलाकर देखें तो स्वराज पार्टी की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत अहम लेकिन उलझा हुआ जटिल अध्याय है। ये असहयोग आंदोलन के बाद पैदा हुए सवालों और कांग्रेस के अंदर की खिंचतान मतभेदों का नतीजा थी। बिल्कुल। इसने विधान परिषदों को लड़ाई का एक नया मैदान बनाने की कोशिश की और शुरू में काफी कामयाबी भी हासिल की। ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, उनके सुधारों का खोखलापन दिखाया, लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन हाँ, अंदरूनी फूट, बड़े नेता की मौत, बदलते राजनीतिक हालात और खुद अपनी रणनीति की जो सीमाएं थी, उनकी वजह से ये आखिर में बिखर गई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये सोचने पर कि क्या विधायिका या संसद जैसे जो मंच होते हैं उनका इस्तेमाल भले ही वो सिर्फ विरोध करने या अड़ंगा डालने के लिए ही क्यों ना हो, किसी बड़े आंदोलन या सामाजिक बदलाव की लड़ाई में वाकई मददगार साबित हो सकता है।
या फिर ये रास्ते अनिवार्य रूप से आपको मुख्य लक्ष्य से भटकाते हैं, अंदरूनी समझौतों और सत्ता के खेल में उलझा देते हैं? ये सवाल शायद आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। इस पर सोचना दिलचस्प है।